हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स की एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी गई है और प्रॉब्लम है अपने पास WKB मेथड। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी टाइम एग्जाम में 16 मार्क्स के अंदर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो WKB मेथड है ये एक टाइप का अप्रोक्सीमेशन मेथड है और इससे पहले हम दो अप्रोक्सीमेशन मेथड के ऊपर बात कर चुके हैं। पहला अप्रोक्सीमेशन मेथड था अपने पास पर्टर्बेशन थ्योरी और सेकेंड अप्रोक्सीमेशन मेथड था अपने पास वेरिएशनल मेथड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा पर्टर्बेशन थ्योरी पे और उसके बाद हम बात करेंगे वेरिएशनल मेथड के ऊपर, फिर हम WKB मेथड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पर्टर्बेशन थ्योरी के अंदर क्या था, हम किसी भी एटम को या किसी भी एटम आयन मॉलिक्यूल्स को उठा के किसके अंदर रखते थे, किसी भी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते थे। तो एक्सटर्नल फील्ड के कारण उस एटम के अंदर कुछ करेक्शन टर्म ऐड होती थी, एनर्जी की कुछ करेक्शन टर्म उसके अंदर ऐड हो जाती थी। जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास ये एक एटम है, ठीक है, और ये एटम अभी किसी भी फील्ड के अंदर नहीं रखा है। तो किसी भी फील्ड में जब ये एटम नहीं रखा है तो इसकी एनर्जी कितना है, E है। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं इस एटम को उठा के किसी फील्ड के अंदर रखता हूँ, वो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, वो मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, ठीक है, या कोई और फील्ड भी हो सकता है। तो इस एटम के जो एनर्जी लेवल्स हैं उसके अंदर कुछ करेक्शन टर्म ऐड होना स्टार्ट हो जाती थी। जैसे इनिशियल एनर्जी क्या थी, E थी। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ तो इसके अंदर कुछ एनर्जी की टर्म ऐड हो जाती थी, स्मॉल टर्म ऐड होती थी। ठीक है, तो जो स्मॉल करेक्शन टर्म ऐड होती थी एनर्जी के अंदर, तो उसको हम किसकी हेल्प से कैलकुलेट करके बताते थे, पर्टर्बेशन थ्योरी की हेल्प से कैलकुलेट करके बताते थे। और हमने पर्टर्बेशन थ्योरी में जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है और जो सेकंड ऑर्डर करेक्शन है वो हमने कैलकुलेट करके भी बताई। ठीक है, अब इस पर्टर्बेशन थ्योरी के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि अगर मान लिया बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसकी जो एनर्जी है इसमें एक लार्ज कंट्रीब्यूशन टर्म ऐड हो रही है। ठीक है, लार्ज कंट्रीब्यूशन टर्म क्या हो रही है, इसकी एनर्जी के अंदर ऐड हो रही है। तो जो लार्ज करेक्शन टर्म ऐड हो रही है उसको पर्टर्बेशन थ्योरी कैलकुलेट करके नहीं बता पा रही थी। अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल टर्म ऐड हो रही थी, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर निकाला, सेकंड ऑर्डर निकाला, ठीक है, थर्ड ऑर्डर नहीं निकाल पा रहे थे, फोर्थ ऑर्डर नहीं निकाल पा रहे थे, फिफ्थ ऑर्डर करेक्शन टर्म हम नहीं निकाल पा रहे थे, तो इस मेथड की ये कुछ लिमिटेशन थी। उसके बाद हमने जो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज किया वो क्या था, अपने पास वेरिएशनल मेथड था। वेरिएशनल मेथड में क्या था, हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकाल पा रहे थे। और ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी हम कैसे निकाल रहे थे, हम इसके अंदर हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते थे। हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या है कि इसमें हम जो वेव फंक्शन लेके चलते थे वो हम हीट एंड ट्रायल मेथड की हेल्प से एक वेव फंक्शन लेते। वेव फंक्शन हम ऐसा लेते जो क्वांटम मैकेनिकली वैलिड होता, उस वेव फंक्शन को हम कैलकुलेट करते। अगर कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट है वो अपने पास सही आ रहे थे तो सही है, अदरवाइज हम क्या करते थे, एक दूसरा क्वांटम मैकेनिकली वैलिड वेव फंक्शन लेके चलते, उसको कैलकुलेट करते। अगर रिजल्ट सही आता तो ठीक है, अदरवाइज कोई तीसरा वेव फंक्शन हम कैलकुलेट करते। तो ये दो अप्रोक्सीमेशन मेथड हम पढ़ चुके हैं, पर्टर्बेशन थ्योरी और वेरिएशनल मेथड। काफ़ी डीपली हमने इनके ऊपर डिस्कस कर रखा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो पर्टर्बेशन थ्योरी बाय कांस्टेंट पागल। तो आपको टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी भी मिल जाएगी और टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी भी मिल जाएगी। साथ ही ये जो वेरिएशनल मेथड है, वेरिएशनल मेथड भी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो वेरिएशनल मेथड बाय कांस्टेंट पागल, उसका वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, WKB मेथड। WKB मेथड को JWKB मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, और ये अब तक का सबसे बेस्ट अप्रोक्सीमेशन मेथड है। बेस्ट अप्रोक्सीमेशन मेथड इसलिए है क्योंकि इसके अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स भी यूज होगी और इसके अंदर क्वांटम मैकेनिक्स भी यूज होगी। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो WKB मेथड है ये एक सेमी क्लासिकल मॉडल है। ठीक है, सेमी क्लासिकल। ठीक है, मतलब इसमें आधी क्लासिकल मैकेनिक्स यूज होगी और आधी इसमें क्वांटम मैकेनिक्स यूज होगी, इसलिए हमने इसको क्या बोला, सेमी क्लासिकल मेथड। ठीक है, या फिर मॉडल। और अपने पास ये जो WKB मेथड है, इस WKB मेथड का यूज करके हम कोई भी हैमिल्टोनियन का जनरल सॉल्यूशन कर सकते हैं। और इस मेथड की सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो हैमिल्टोनियन का सोल्व करके जो जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे वो किसी भी स्टेट के लिए निकाल सकते हैं। ग्राउंड स्टेट के लिए भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट स्टेट के लिए भी, सेकंड के लिए भी, nth स्टेट तक हम इसका जो WKB मेथड है इसका यूज करके हम जो हैमिल्टोनियन है उसको सोल्व कर सकते हैं और सिस्टम की जो एनर्जी है वो निकाल सकते हैं।
अब क्वेश्चन ये है कि अपने पास ये जो WKB मेथड है, इस WKB मेथड का कंसेप्ट क्या है। तो इस मेथड को अप्लाई करने की कुछ कंडीशन है, ठीक है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो WKB मेथड अप्लाई होगा, अदरवाइज हम WKB मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अपने पास जो पोटेंशियल है, ठीक है, अपने पास जो पोटेंशियल है वो किसका फंक्शन होना चाहिए, वो पोजीशन का फंक्शन होना चाहिए। वो किसका फंक्शन होना चाहिए, एक्स का फंक्शन होना चाहिए। और ये जो पोटेंशियल है ये इस एक्स के साथ, इस पोजीशन के साथ स्लाइटली, बिल्कुल हल्का हल्का क्या करना चाहिए, वेरी करना चाहिए। मान लिया पोजीशन इस तरफ क्या कर रही है, पोजीशन इस तरफ चेंज हो रही है, तो जो पोटेंशियल है वो बिल्कुल स्लाइटली क्या होना चाहिए, इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में चेंज होना चाहिए। ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, पहला कंडीशन क्या है कि जो पोटेंशियल है वो किसका, पोजीशन का फंक्शन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि वो इस पोजीशन के साथ स्लाइटली वेरी करना चाहिए, ठीक है, स्लाइटली वेरिंग पोटेंशियल होना चाहिए पोजीशन के रिस्पेक्ट में। ये दो ही कंडीशन है। अगर ये दो कंडीशन है तो हम उस सिस्टम की कोई भी स्टेट या एनर्जी, किसी ग्राउंड स्टेट एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या एनर्जी स्टेट एनर्जी में निकाल सकता हूं, किसकी हेल्प से, WKB मेथड की हेल्प से। तो हम बोल सकते हैं कि इस मेथड में हम कोई भी पोटेंशियल सोल्व कर सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि पोटेंशियल किसका फंक्शन होना चाहिए, एक्स का फंक्शन होना चाहिए, और साथ में वो पोजीशन के साथ स्लोली वेरिंग भी होना चाहिए, स्लाइटली वेरी भी करना चाहिए। तो ये इस टॉपिक का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो है, बेसिक इंट्रोडक्शन जो अभी हमने आपको बताया वो सब हमने यहाँ पे लिख रखा है, और एग्जाम में आप ये सब ऐड भी करके आ सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या लिख रखा है, पर्टर्बेशन थ्योरी, पीटी बोले तो पर्टर्बेशन थ्योरी कैन फाइंड स्मॉल करेक्शन टर्म इन हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम। मतलब पर्टर्बेशन थ्योरी की हेल्प से हम क्या करते थे, हम अपने पास ये कोई एटम है, इसको उठा के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब प्लेस करेंगे तो एक्सटर्नल फील्ड के कारण जो हैमिल्टोनियन है उसके अंदर स्मॉल करेक्शन टर्म ऐड होगी, उसके जो एनर्जी लेवल्स है उसके अंदर करेक्शन टर्म ऐड होगी। तो जो स्मॉल करेक्शन टर्म है, चाहे वो एनर्जी के अंदर है चाहे वो हैमिल्टोनियन के अंदर है, वो हम पर्टर्बेशन थ्योरी की हेल्प से निकाल सकते थे। हायर ऑर्डर टर्म कैन नॉट कैलकुलेट एंड लोअर ऑर्डर टर्म आर नॉट सफिशिएंट। अब इसकी हेल्प से, पर्टर्बेशन थ्योरी की हेल्प से हायर ऑर्डर टर्म हम नहीं निकाल पा रहे थे। जैसे इससे ये जो अपने पास एटम है इसका इनिशियल एनर्जी क्या है, E है, ठीक है। जब तक मैंने इसको बाहर फील्ड में प्लेस नहीं किया, किसी एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखा, तब इसका एनर्जी कितना है, E है। अब इस एटम को उठा के मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया तो इस की जो एनर्जी है इसके अंदर अगर लार्ज कंट्रीब्यूशन टर्म ऐड होती है एक्सटर्नल फील्ड के कारण, तो हम पर्टर्बेशन थ्योरी की हेल्प से नहीं निकाल सकते। अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल टर्म है, थर्ड ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर है या सिक्स्थ ऑर्डर है, वो भी हम पर्टर्बेशन थ्योरी की हेल्प से नहीं निकाल सकते। उसके बाद फर्दर वेरिएशनल मेथड यूज ओनली ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैन बी कैलकुलेट यूजिंग वेरिएशनल मेथड। अब वेरिएशनल मेथड में क्या था, हम हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते थे। हीट एंड ट्रायल मेथड की हेल्प से हम वेव फंक्शन लेके चलते, उसको कैलकुलेट करते, ठीक है। और पर इसकी प्रॉब्लम ये थी कि हम ओनली ऑन जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो कैलकुलेट करके बता पाते, आगे की एनर्जी हम कैलकुलेट करके नहीं बता पा रहे थे, इसकी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद सो फर्दर WKB मेथड यूज दैट इज सेमी क्लासिकल मेथड और इट इज बेस्ट, इट इज बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ फेज स्पेस। अब हमने किसका यूज किया, अपने पास जो WKB मेथड था वो अब तक का बेस्ट मेथड है, ठीक है। जो वेरिएशन जो अपन ने जो अप्रोक्सीमेशन मेथड पढ़े हैं उन सब मेथड में बेस्ट मेथड को अप्रोक्सीमेशन मेथड कौन सा है, WKB मेथड है, ठीक है। तो जो WKB मेथड है वो क्या है, एक सेमी क्लासिकल मेथड है। इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स भी यूज होगा, इसमें क्वांटम मैकेनिक्स भी यूज होगा, ठीक है। और यही चीज़ इसको स्पेशल बनाती है और यही चीज़ इसको बेस्ट बनाती है कि इसमें क्लासिकल भी यूज होता है और क्वांटम भी यूज होता है, ठीक है। अब ये बात हम आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे तो ये बात आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये सेमी क्लासिकल कैसे है, ठीक है। और इट इज बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ फेज स्पेस। अब इसका मतलब क्या है कि अपने पास जो फेज डिफरेंस है या जो फेज है वो क्वांटाइज होगा। क्वांटाइज होने का मतलब क्या है, जो फेज है उसकी कुछ डिस्क्रिएट वैल्यू होंगी, ठीक है। हर कोई एरी गैरी वैल्यू इस फेज की एग्जिस्ट नहीं करेगी। हम आगे देखेंगे कि जो फेज है इसकी वैल्यू या तो 1 आएगी या 2 आएगी या 3 आएगी। ये लेक्चर जैसे आगे बढ़ेगा ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो मेथड है वो कब अप्लाई होगा, इसकी कंडीशन क्या है, इट इज वैलिड फॉर स्लोली वेरिंग पोटेंशियल। अब ये वैलिड कब होगा, जब पोटेंशियल किसका फंक्शन हो, पोजीशन का फंक्शन हो, और जो पोटेंशियल है वो पोजीशन के रिस्पेक्ट में, वो एक्स के रिस्पेक्ट में स्लाइटली क्या करना चाहिए, वेरी करना चाहिए। पोजीशन के रिस्पेक्ट में उस पोटेंशियल में बिल्कुल हल्का हल्का क्या आना चाहिए, चेंज आना चाहिए, तभी ये मेथड अप्लीकेबल है। अदरवाइज ये जो मेथड है वो अप्लीकेबल नहीं है।
तो ये था इस टॉपिक का बेसिक इंट्रोडक्शन। ये भी आप इसके अंदर ऐड करके आएंगे। अगर ये पॉइंट आप ऐड करते हैं तो एग्जामिनर काफ़ी इफेक्ट होगा इन लाइन से। अब हम बात करते हैं कि इसकी WKB मेथड की। WKB मेथड को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक पोटेंशियल लेके चलते हैं, ठीक है। और हम इसको क्लासिकली भी समझेंगे और हम इसको क्वांटम मैकेनिकली भी समझेंगे। तो सबसे पहले क्लासिकली हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर क्वांटम मैकेनिकली समझेंगे, फिर इसका मैथमेटिकल पोर्शन हम सोल्व करेंगे, ठीक है, उस पोटेंशियल की हेल्प से ही। तो आपने झूला होगा, ठीक है, झूला, आई होप आपको झूला पता होगा क्या होता है। तो ये अपने पास क्या है, एक झूला है। तो इस झूले की मैक्सिमम रेंज क्या होती है, झूला मैक्सिमम इस तरफ इतना जा सकता है और ये इस तरफ कितना जा सकता है, इतना जा सकता है, ठीक है। और ये जो इस डायरेक्शन में इस झूले की जो मैक्सिमम लिमिट है ये मैंने क्या बोल दी, -अल्फा बोल दी। और इस डायरेक्शन में ये जो लिमिट है ये हमने क्या बोल दी, +अल्फा बोल दी। मतलब झूला -अल्फा से लेके +अल्फा तक जा सकता है, ना तो -अल्फा से उधर जा सकता, ना ही +अल्फा से उधर जा सकता है। ये तो बात थी क्लासिकल मैकेनिक्स की कि हमने एक झूला माना है। अब क्वांटम मैकेनिक्स में अगर मैं इसको बोलूँ तो हमने क्या लिया है, एक हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का पोटेंशियल लिया है, ठीक है। और ये जो पोटेंशियल है वो किसका फंक्शन है, पोजीशन x का फंक्शन है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या आएगा, अपने पास पोटेंशियल आएगा और जो पोटेंशियल है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स इस पोटेंशियल के बारे में क्या कहती है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स अपने को बोलती है कि अपने पास ये झूला है, इस झूले की एक लिमिट है, वो झूला उस लिमिट से आगे नहीं जाएगा। झूला लेफ्ट साइड में मैक्सिमम इतना जा सकता है, -अल्फा तक जा सकता है। जो राइट साइड है इसमें कहाँ तक जा सकता है, +अल्फा तक जा सकता है। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स लिए इस झूले की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, -अल्फा से +अल्फा तक इस झूले की लिमिट है, ठीक है। मीन्स झूला इससे बाहर नहीं जा सकता। अब अगर हम बात करें क्वांटम मैकेनिक्स की, तो क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि अपने पास जो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है वो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर -इनफाइनाइट से लेकर +इनफाइनाइट तक कहीं तक भी पाया जा सकता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलती है, ये जो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक हो सकती है। तो हमने एक ही पोटेंशियल लिया, ठीक है। उस पोटेंशियल को क्लासिकली भी डिस्कस किया और फिर हमने उस पोटेंशियल को क्वांटम मैकेनिकली भी डिस्कस किया। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे क्लासिकली क्या बोल सकते हैं कि झूला कहाँ से कहाँ तक रहेगा, -अल्फा से +अल्फा तक इसकी क्या है, लिमिट है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि झूला का -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक कहीं पे भी पाया जा सकता है। अब अपने पास इस पोटेंशियल की क्लासिकल लिमिट क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो पोटेंशियल की क्लासिकल लिमिट क्या है, लेफ्ट साइड में क्लासिकल लिमिट क्या है, -अल्फा। अगर झूला -अल्फा से इधर जाता है, इधर यहाँ तक, तो क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स वैलिड है, ठीक है। इस रीजन में क्लासिकल मैकेनिक्स वैलिड है। जैसे ही मैं इस -अल्फा से इधर जाता हूँ तो इधर अपनी क्वांटम मैकेनिक्स वैलिड होना स्टार्ट हो जाएगी, या फिर इधर क्लासिकल मैकेनिक्स है और जैसे ही -अल्फा से इधर जाता हूँ तो इधर क्या हो जाएगी, क्लासिकल मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर टर्न हो जाएगी। और सिमिलर इधर अगर +अल्फा से अगर मैं इधर जाता हूं तो इधर क्या है, +अल्फा से इधर क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स है। जैसे ही +अल्फा से मैं इधर जाता हूं तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये -अल्फा और +अल्फा क्या है, अपने पास टर्निंग पॉइंट है। ये टर्निंग पॉइंट हमने किस लिए बोला, टर्निंग पॉइंट हमने इसलिए बोला कि अगर -अल्फा से इधर की बात करता हूं तो क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, और जैसे ही -अल्फा से इधर जाता हूं तो क्लासिकल मैकेनिक्स कन्वर्ट हो जाती है किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। तो हमने -अल्फा और +अल्फा को क्या बोल दिया, टर्निंग पॉइंट। और टर्निंग पॉइंट क्या है, जहां पे क्लासिकल मैकेनिक्स किस में कन्वर्ट हो जाए, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों का कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। इसलिए हमने बोला था कि जो WKB मेथड है ये क्या है, एक सेमी क्लासिकल मेथड है। यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स भी अप्लाई होती है और यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स भी अप्लाई होती है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये डायग्राम आपने प्लॉट करना है और साथ में ये जो बात लिख रखी है वो भी आपने जो बताई है वो भी लिखनी है। लेट x से ±अल्फा, ठीक है। अगर ±अल्फा तक की बात करूं, -अल्फा से +अल्फा की बात करूं तो अपने पास क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स है। अब अगर इस रीजन से बाहर की बात करूं तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो टर्न हो जाएगी किसके अंदर, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर टर्न हो जाएगी। तो इन पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, क्लासिकल टर्निंग पॉइंट बोल दिया, ठीक है। तो
x equal to plus minus alpha are point at which classical mechanics turn into quantum mechanics. So these point are known as classical turning point. I hope आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एनर्जी ऑफ सिस्टम विल क्वांटाइज बिटवीन क्लासिकल टर्निंग पॉइंट। अब इस पॉइंट को भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो एनर्जी की अगर हम बात करें तो इस डायग्राम की हेल्प से ही हम समझते हैं। तो जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो अपने से बात करती है किसकी, एनर्जी के क्वांटाइजेशन की। अब अगर पार्टिकल माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा के बीच में है, इस माइनस अल्फा से लेके प्लस अल्फा के इस बीच में पार्टिकल कहीं पे भी है, तो पार्टिकल किस स्टेट में है, पार्टिकल बाउंड स्टेट में है। ठीक है, अब अगर अल्फा से इस तरफ, माइनस अल्फा से इस तरफ आता है या प्लस अल्फा से इस तरफ आता है, तो पार्टिकल किस में है, अनबाउंड स्टेट में है। माइनस अल्फा टू अल्फा पार्टिकल किस स्टेट में है, बाउंड स्टेट में है। अगर इस रीजन से बाहर जाता है तो पार्टिकल किस में है, अनबाउंड स्टेट के अंदर है। अब अपने पास जो पार्टिकल अगर बाउंड स्टेट में है, तो पार्टिकल की एनर्जी कैसी होगी, क्वांटाइज होगी। अगर पार्टिकल अनबाउंड स्टेट में है तो पार्टिकल की जो एनर्जी है वो कैसी होगी, अनबाउंड होगी। या फिर जो पार्टिकल अगर अनबाउंड स्टेट में है तो पार्टिकल की एनर्जी क्वांटाइज नहीं होगी। और माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा रीजन में क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों वैलिड है, क्योंकि हार्मोनिक ऑक्सीलेटर हम निकालते भी तो हैं इस रीजन में। ठीक है, तो इस रीजन में क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों वैलिड है। पर जैसे ही मैं इस पॉइंट से उधर जाता हूं तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्वांटम मैकेनिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब इधर इस वाले रीजन में क्लासिकल मैकेनिक्स वैलिड नहीं होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये बोल रखा है, एनर्जी ऑफ सिस्टम विल क्वांटाइज बिटवीन क्लासिकल टर्निंग पॉइंट। क्लासिकल टर्निंग पॉइंट बोले तो माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा। ठीक है, एनर्जी क्या होगी, क्वांटाइज होगी। बाकी अदर रीजन में जो एनर्जी है वो क्वांटाइज नहीं होगी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सिस्टम के हैमिल्टोनियन की, तो हैमिल्टोनियन क्या होता है, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है अपने पास, p²/2m होती है। कहाँ से आया, काइनेटिक एनर्जी होती है अपने पास हाफ mv²। इसको m से मल्टीप्लाई करवाया, m से डिवाइड करवाया तो ये आ जाएगी। पोटेंशियल हमने क्या ले रखा है, यहाँ पे v ऑफ x ले रखा है, तो हमने यहाँ पे पोटेंशियल क्या ले लिया, v ऑफ x ले लिया, और इसको हमने बोल दिया v, इक्वेशन नंबर 1। अब अपने पास v ऑफ x लिख रखा है, इसका मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। जैसे जैसे यहाँ पे x इंक्रीज होती जा रही है, x बढ़ती जा रही है, तो पोटेंशियल उसके साथ क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अब इस हैमिल्टोनियन को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे किसका, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करेंगे। अब टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, कर्ली स्क्वायर साई बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस v, और v x का फंक्शन है इंटू साई इक्वल टू 0। अब ये जो कंप्लीट वाली जो टर्म है इसको मैंने क्या पुट कर दिया, k पुट कर दिया। ठीक है, के स्क्वायर पुट कर दिया, और इनटू में ये साई यहाँ पे एज इट इज, और ये वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब अपने पास ये जो इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर 2, ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम जो सॉल्यूशन लेके चलेंगे वो हम प्लेन वेव सॉल्यूशन लेके चलेंगे। तो हमने इसका जो सॉल्यूशन लिया है वो क्या लिया है, ये प्लेन वेव सॉल्यूशन लिया है, साई एक्स इक्वल टू a e की पावर माइनस आइटा के एक्स प्लस b e की पावर आइटा के एक्स। ये हमने इसका प्लेन वेव सॉल्यूशन लिया है। और अगले पॉइंट में हमने ये बता रखा है कि ये जो k की वैल्यू है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया था, इसको k स्क्वायर लिख दिया था। तो हमने यहाँ पे बताया है कि k की वैल्यू क्या होगी, 2m बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस वी, और अंडर दी ये कंप्लीट टर्म किस में है, रूट में है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हमने बोला है जो v है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन। v क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन x, देन k इज आल्सो फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी x पे डिपेंड कर रही है तो जो k है वो भी किसका फंक्शन होगा, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो k है वो भी किसका फंक्शन होगा, x का फंक्शन होगा। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है k इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, के भी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, अब ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इससे एच कट स्क्वायर को उठा के उस तरफ लेके चला जाऊंगा, रूट के अंदर उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, इधर डिवाइड में, उधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब जो एच कट के है, एच कट के क्या होता है अपने पास, क्वांटम मैकेनिकल मोमेंटम होता है। तो इसको एच कट के को हमने क्या बोल दिया, p बोल दिया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं p इक्वल टू एच कट के, और p क्या है, यहाँ पे मोमेंटम है, और जो मोमेंटम है वो भी x का फंक्शन है। उसके बाद हम बात करें किसकी, फेज डिफरेंस की। तो फेज डिफरेंस को भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कहाँ से कहाँ तक, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा
तक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं, जो फेज डिफरेंस है, इस फेज डिफरेंस की बात करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, e की पावर आयटा के एक्स हमने लिया है और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फेज बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ e की पावर आयटा थीटा भी मैं इसको लिख सकता हूँ। और ये जो थीटा है वो भी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने जो के एक्स है, के एक्स की जगह यहाँ पे थीटा पुट कर दिया। ठीक है, तो के एक्स को हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, फेज बोल दिया। तो अब हम निकालते हैं जो अपने पास फेज डिफरेंस है वो निकालते हैं। तो अपने पास क्या था, e की पावर आयटा के एक्स था। तो ये जो के एक्स है इसको मैंने क्या बोल दिया, अल्फा बोल दिया। ठीक है, और के तो एज इट इज रखा है, तो एक्स को क्या लिख दिया, स्मॉल अमाउंट में लिख दिया। ठीक है, अब अगर स्मॉल अमाउंट में लिखा है, इसका इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल होगा तो वापस क्या आ जाएगा, के एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा अल्फा इक्वल टू इंटीग्रेशन के डी एक्स। ठीक है, अब इसको मैं एच कट से मल्टीप्लाई करता हूँ, एच कट से डिवाइड करता हूँ, तो अपने पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, एच कट के क्या होता है, अपने पास मोमेंटम होता है, तो इस एच कट के को हमने क्या लिख दिया, मोमेंटम लिख दिया। बाकी की जितनी टर्म थी वो हमने एज इट इज रखी। अब अपने पास ये जो अल्फा की वैल्यू आई है, इस अल्फा की वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने जो प्लेन वेव सॉल्यूशन माना था वो है। तो इक्वेशन नंबर 3 हमने यहाँ पे ये लिख रखी, साई इक्वल टू ए ई की पावर आयटा के एक्स प्लस बी ई की पावर आयटा के एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अल्फा की वैल्यू पुट कर दूंगा कहाँ पे, जो के एक्स है, के एक्स की जगह मैं कौन सी वैल्यू पुट कर दूंगा, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू पुट कर रखी है, साई एक्स यहाँ पे एज इट इज, ये ए था, ये ए एज इट इज, यहाँ पे जो आयटा था माइनस आयटा था वो माइनस आयटा एज इट इज, और जो के एक्स था, के एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 1/h कट इंटीग्रेशन पी डी एक्स मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। बी यहाँ पे एज इट इज, ई की पावर आयटा यहाँ पे सेम, और के एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, 1/h कट पी डी एक्स। तो अपने पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को हमने बोला, ये इक्वेशन यहाँ पे ये वाली आ जाएगी, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 5। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 5 को देखें तो यहाँ पे क्या है कि अपने पास जो फेज है वो इंटीग्रेशन की फॉर्म में है। अगर फेज इंटीग्रेशन की फॉर्म में है तो वो क्या करेगा, वेरी करेगा। अब अगर फेज वेरी करेगा तो अपने पास ये जो साई है, ठीक है, ये जो साई है ये किस पे डिपेंड करेगा, ये मोमेंटम पे डिपेंड करेगा। मैं एक बार फिर बता देता हूं, अगर इंटीग्रेशन की फॉर्म में अपने पास फेज है तो वो फेज क्या करेगा, वेरी करेगा। अगर फेज वेरी करेगा तो अपने पास ये जो वेव फंक्शन है ये किस पे डिपेंड करेगा, ये मोमेंटम पे डिपेंड करेगा। जैसे इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास ये करोड़ सरफेस है, ठीक है, और इस करोड़ सरफेस में मैंने कोई एक पार्टिकल रख दिया। अब इस पार्टिकल की जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, जितनी ज़्यादा स्पीड से ये पार्टिकल इस करोड़ सरफेस में मूव करेगा, तो स्पीड इस पार्टिकल की जितनी ज़्यादा होगी तो किसी पॉइंट के ऊपर पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, उतना ही ज़्यादा कम होगी। मतलब अगर इस पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा है तो किसी भी पॉइंट के ऊपर पाए जाने की इसकी जो प्रोबेबिलिटी है या जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा स्पीड ज़्यादा होती जाएगी उतनी इस पार्टिकल की किसी पॉइंट पे पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो उतना ज़्यादा क्या होगी, कम होगी। ठीक है, जितना इस पार्टिकल की स्पीड कम होगी उतना ही किसी पॉइंट के ऊपर पाए जाने की इस पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस बात के लिए हमने यहाँ पे लिखा कि अपने पास ये जो साई एक्स के मोड का स्क्वायर है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, पी ऑफ एक्स के। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बोल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल विल डिपेंड अपॉन मोमेंटम। सॉरी, यहाँ पे मोमेंटम आएगा। ये वाली जो टर्म है वेव फंक्शन के मोड का स्क्वायर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये जो प्रोबेबिलिटी है ये मोमेंटम के क्या है, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन अगर मैं देखूँ, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर स्टार, और इक्वेशन नंबर 5 अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, एक सेकंड, ये जो स्टार वाली इक्वेशन है ये हमने यहाँ पे लिख रखी, स्क्वायर को इस तरफ उठा के लेके आऊँगा तो क्या जाएगा, इस पर रूट आ जाएगा। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 6। अब अगर मैं 5 और 6 को देखूँ, ठीक है, तो इन दोनों की राइट हैंड साइड क्या है, सॉरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो दोनों को क्या कर देता हूं मैं, कंबाइन कर देता हूं। कंबाइन करूंगा तो क्या जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन 5 to 6। ठीक है, तो पहले क्या है, 1/√px हमने यहाँ पे लिखा, और उसके बाद जो इक्वेशन नंबर 5 की जो कंप्लीट टर्म है वो हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये वाली जो टर्म है इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, और सोल्व भी क्या करते हैं, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली,
इसको हम क्या पुट कर देते हैं, ये किसकी वैल्यू है, ये अल्फा की वैल्यू है, हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी। अल्फा इक्वल टू क्या है 1/h कट इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो यहाँ पे भी क्या है 1/h कट इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है 1/h कट पी डी एक्स, तो इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, अल्फा पुट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे इसको यही पुट कर रखा है और पुट करने के बाद अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बता दिया अल्फा इक्वल टू क्या है 1/h कट इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब अपने पास क्या है e की पावर माइनस आयटा अल्फा और e की पावर आयटा अल्फा। e की पावर आयटा अल्फा की जो वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू होती है, क्वांटम मैकेनिक्स में हमने पहले भी काफ़ी टाइम ये यूज की है। और e की पावर आयटा अल्फा की वैल्यू क्या है अपने पास, ये वैल्यू है। तो इन दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी। ये वाली वैल्यू किसकी है, e की पावर माइनस आयटा अल्फा की वैल्यू, और ये पावर किसकी है, ये वैल्यू किसकी है, e की पावर आयटा अल्फा की वैल्यू है, ठीक है। अब अपना टास्क क्या है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, ये जो a है इस a को अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूँ इन दोनों के साथ और b को मल्टीप्लाई करवाता हूँ इसके साथ। तो जो फर्स्ट वाली टर्म है वो तो एज इट इज रहेगी। ये क्या आएगा यहाँ पे a cos अल्फा माइनस a आयटा साइन अल्फा, ठीक है, प्लस b की इसके साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ b cos अल्फा प्लस b आयटा साइन अल्फा, ठीक है। अब एक कोस अल्फा वाली टर्म ये रही अपने पास और बी कोस अल्फा वाली टर्म ये रही, दोनों को एक साथ लिख लेता हूँ। तो आ जाएगा ए कोस अल्फा और प्लस बी कोस अल्फा, और दूसरी टर्म कौन सी बचती है अपने पास, ए साइन अल्फा वाली ये रही और बी साइन अल्फा वाली ये रही। तो साथ में हमने ये लिखा माइनस ए आयटा साइन अल्फा और प्लस में बी आयटा साइन अल्फा, ठीक है। यहाँ से कोस अल्फा क्या आता है, दोनों में से कॉमन आता है। कोस अल्फा को मैंने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा ए और यहाँ पे क्या बचेगा, बी बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कॉमन क्या आ रहा है, आयटा साइन अल्फा इसमें से आ रहा है और आयटा साइन अल्फा इसमें से आ रहा है। तो आयटा साइन अल्फा का तो मैंने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। तो क्या बच जाएगा अपने पास, आयटा साइन अल्फा का तो मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा बी और यहाँ पे क्या बच जाएगा अपने पास, माइनस ए बच जाएगा। और बीच में क्या जाएगा अपने पास, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। ये वाली जो टर्म है वो यहाँ पे एज इट इज रहेगी। तो सोल्व करने के बाद ये वाली टर्म हमने यहाँ पे लिखी, बाहर क्या था 1/√px था, वो हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, जो a प्लस बी है इसको क्या पुट कर दिया, एफ साइन बीटा पुट कर दिया, और जो b माइनस ए है इसको हमने क्या पुट कर दिया, एफ कोस बीटा पुट कर दिया, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हमने इस ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दी। पुट करने के बाद अपने पास जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट क्या आया, ये वाला रिजल्ट आया, एफ साइन बीटा कोस अल्फा। a प्लस बी की जगह क्या पुट किया, एफ साइन बीटा, ठीक है। और सिमिलर ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। अब f यहाँ पे भी है और f यहाँ पे भी है, दोनों में से हमने f क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, साइन बीटा कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमने f तो बाहर निकाल लिया, जो बची हुई टर्म है ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमने लिखा साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब जो साइन अल्फा प्लस बीटा है इसको हमने क्या बोल दिया, थीटा बोल दिया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा को हमने क्या बोल दिया, थीटा बोल दिया। और थीटा क्या है अपने पास, टोटल फेज डिफरेंस है, ठीक है। अब साई इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास, साई इक्वल टू आ जाएगा एफ एज इट इज साइन एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा को थीटा लिख दिया नीचे, √p(x) एज इट इज। अब अपना अगला जो टास्क है वो क्या है, अपने को यहाँ पे ये जो बीटा है इस बीटा की वैल्यू पता करनी है। अल्फा की वैल्यू तो है अपने पास, अपना अगला टास्क क्या है, इस बीटा की वैल्यू अपने को पता करनी है। अब जो बीटा है, बीटा की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टर्निंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती है। और अपने को पता है, ठीक है, फाइनाइट पोटेंशियल पे जो एक सेकेंड, अपना जो टर्निंग पॉइंट है वो कहाँ पे है, फाइनाइट पोटेंशियल पे है या फिर कहाँ पे है, इनफाइनाइट पोटेंशियल पे है। तो अब हम अपना टास्क क्या है, इस बीटा की वैल्यू निकालने का अपना टास्क, और ये हम करेंगे अगले सेक्शन के अंदर। तो हमने यहाँ पे लिखा वेयर अल्फा की वैल्यू क्या है अपने पास, 1/h कट इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और अपना जो बीटा है, बीटा डिपेंड ऑन पोटेंशियल एट क्लासिकल टर्निंग पॉइंट, ठीक है। अब जैसे मान लिया अपने पास क्लासिकल टर्निंग पॉइंट के ऊपर अपना जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है। हम एग्जांपल ले लेते हैं 1 डायमेंशन बॉक्स का। तो 1 डायमेंशन बॉक्स में क्या होता है अपने पास, ये जो क्लासिकल टर्निंग पॉइंट है इनके ऊपर जो पोटेंशियल होता है वो अपना कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो अगर क्लासिकल टर्निंग पॉइंट अगर इनफाइनाइट पोटेंशियल पे है तो अपने पास जो बीटा की वैल्यू हो वो कितना हो जाएगी, बीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये हमने यहाँ पे यही लिख रखा है, इफ क्लासिकल टर्निंग पॉइंट लाई एट इनफाइनाइट, तो जो बीटा की वैल्यू हो वो कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब अगर
क्लासिकल टर्निंग पॉइंट इनफाइनाइट पोटेंशियल पे नहीं है तो उस केस में अपने पास जो वैल्यू होगी बीटा की वो कितना हो जाएगी, π/4 वैल्यू हो जाएगी और ये वैल्यू फिक्स है। ठीक है, अगर अपने पास क्लासिकल टर्निंग पॉइंट फाइनाइट पोटेंशियल पे है तो उसकी जो बीटा की जो वैल्यू हो वो हर बार कितना होगी, π/4 होगी। ठीक है, हाँ एक सेकंड, बीच में कोई कॉल आ गई थी। तो हम कहाँ पे थे, अगर फाइनाइट पोटेंशियल की बात करें तो π/4 की जो वैल्यू है बीटा की जो वैल्यू वो π/4 फिक्स रहेगी। ठीक है, अब हम बात करें किसकी, WKB मेथड की बात करें तो अपने पास जो टोटल फेज है वो क्या रहेगा, क्वांटाइज रहेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमने फिर ये मान लिया कि माइनस अल्फा पे अपना जो फेज डिफरेंस है, फेज की जो वैल्यू हो वो कितना मान ली, θ1 मान ली, प्लस अल्फा के ऊपर माइनस अल्फा पे कितना मानी, θ1 मानी, प्लस से अल्फा पे कितना मानी, θ2 मानी। ठीक है, अब θ1 और θ2 को अगर मैं ऐड कर दूँ, साथ में मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपने पास जो फेज है वो क्या है, क्वांटाइज है। अगर फेज क्वांटाइज है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने पास n हो जाएगी, क्योंकि अगर ये क्वांटाइज फेज की हम क्वांटाइज की बात करें तो अगर क्वांटाइज की बात कर रहे हैं तो क्वांटाइजेशन कितना होना चाहिए, अपने पास n होना चाहिए। n की वैल्यू क्या होगी अपने पास 1 2 3 4 सो ऑन n तक हो जाएगी। अब अगर हम बात करें किसकी, फेज की, तो हमने क्या लिख लिया, α1 लिख लिया प्लस β1 लिख लिया, α2 लिख लिया और β2 लिख लिया, क्योंकि हमने क्या बोला है कि माइनस अल्फा पे कितना है, θ1 है और प्लस अल्फा पे कितना है, θ2 है। तो हमने क्या कर लिया, अलग अलग कंपोनेंट में लिख लिया इसको, α1 प्लस β1 प्लस α2 β2 इक्वल टू n पाई। अल्फा की वैल्यू हमने पहले निकाली थी, अभी अल्फा की वैल्यू क्या निकाली थी, ये निकाल रखी है हमने अल्फा की वैल्यू 1/h कट इंटीग्रेशन pdx। तो यहाँ पे हमने इसी वैल्यू का यूज किया है, अल्फा की जगह हमने क्या रख दिया, 1/h कट इंटीग्रेशन माइनस अल्फा टू x। अब ये x पॉइंट कहाँ से आया, अपने पास पोटेंशियल क्या था, अपने पास पोटेंशियल कुछ इस टाइप का था। ठीक है, इधर अपने पास माइनस अल्फा था, इधर अपने पास क्या था, प्लस अल्फा था। तो इस बीच में हमने कहीं पे कोई एक पॉइंट मान लिया x। ठीक है, हमने माइनस अल्फा से इस x तक इंटीग्रेशन किया, फिर इस x से इस प्लस अल्फा तक इंटीग्रेशन किया। तो हमने ये माइनस अल्फा से x तक इंटीग्रेशन किया, अल्फा की वैल्यू रखी pdx, प्लस में जो β1 है यहाँ पे एज इट इज, प्लस का साइन, α2 की वैल्यू रखी 1/h कट x से प्लस अल्फा तक इंटीग्रेशन किया pdx, बीटा इक्वल टू n पाई। अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे β1 है, यहाँ पे β2 है, इन दोनों को हमने क्या लिख दिया, एक साथ लिख दिया, बाकी जो बची हुई टर्म है इसको एक साथ लिख दिया, इक्वल में क्या है अपने पास n पाई। ठीक है, और ये वाली इक्वेशन आ गई अपने पास। ये वाली इक्वेशन अपने को क्या बताती है, क्वांटाइजेशन कंडीशन बताती है किसकी, WKB। एक सेकंड, ये फ्रेम से बाहर था, हाँ, तो ये किसके इक्वल है, n पाई के इक्वल है, और जो β1 और β2 है इनको हमने एक साथ लिख दिया और इक्वल में क्या है अपने पास n पाई है। ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशन आई है अपने पास जो बॉक्स में है, ये क्या, जो WKB मेथड की जो क्वांटाइजेशन कंडीशन है उसको बताती है। और अपना जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। साथ में क्या पूछता है अपने पास, जो WKB मेथड है इसकी वैलिडिटी। ठीक है, और साथ में इसकी जो एप्लीकेशन है वो भी पूछते हैं। तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, इसकी वैलिडिटी, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल और साथ में इसकी जो एप्लीकेशन है वो हम आने वाले लेक्चर में अलग अलग अपलोड करेंगे। ठीक है, आई होप आप